नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने मॉडल पेपर नंबर 13 के ईवीएस के क्वेश्चन देखे थे। साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे मॉडल पेपर नंबर 14 जो है, उसके बाल विकास यानी कि सीडीपी के जो है वो 30 प्रश्न है। सभी एग्जाम के क्वेश्चन जो है हम इसमें शामिल करेंगे, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन जो है इनमें से किसका है? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रॉस। काफी बार मैंने आपको बताया भी है, ये ट्रिक से भी बताया है कि अगर जो आपके अंदर संवेग उत्पन्न हो रहे हैं वो आप व्यक्त कर पा रहे हैं, यानी कि उनमें भाव देखने को मिल रहा है, आप कहेंगे तो वो कैसे हैं? एक्चुअल में संवेग है। अगर नहीं है ऐसा तो वो व्यर्थ है। ऐसे करके मैंने आपको शायद पहले ट्रिक बताई है। तो व्यर्थ से वुडवर्थ आप इस तरीके से थोड़ा सा बी ऑप्शन को, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशाएं जोड़ सकते हैं। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। दूसरा है प्रश्न, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो पूछना, तर्क करना, निर्णय लेना, या फिर बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, या फिर प्रत्याय स्मरण रटना और समझना, या फिर ड्रिल और अभ्यास। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं। पहला ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना जो क्रियाकलाप है इनमें लगाना चाहिए। तो ये आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न है, तो पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होंगे? समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय या वास्तविकता। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पूर्वाग्रह का तात्पर्य होता है मतलब किसी भी कार्य या व्यवस्था या ज्ञान उसके बारे में पहले से ही कोई धारणा बना ली जाए। तो यहाँ पर आंसर की बात करते हैं, किसके प्रति कठोर होंगे? तो आप कहेंगे समस्या के प्रति जो है वो कठोर होंगे। ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 4 कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे। ऑप्शन को काट दीजिए, बिल्कुल गलत है। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में, बिल्कुल गलत है। दूसरी कक्षा में क्यों आप भेजेंगे? ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की जो तकनीक है वो सीखेंगे। बस सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करता है? शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षार्थी जो है उसका उत्प्रेरण, शिक्षण युक्तियां और शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो बताइए 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 और 3 कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि प्रभावित में परिपक्वता तो प्रभावित करती है, उत्प्रेरण भी करता है, युक्तियां भी करती हैं और शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य भी। आंसर आपका यहाँ पर चारों ही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाले सभी तत्व में जो है वो आ जाएंगे। अगला, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आपसे पूछा गया है। आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण शिक्षण या राष्ट्रीयता। किससे प्रभावित अधिगम क्षमता नहीं होती है? आंसर की बात करते हैं तो प्रभावित करने वाले तत्वों में आपका वातावरण, आनुवांशिकता, शिक्षण ये सब प्रमुख होते हैं, परंतु जो राष्ट्रीयता होती है ना, ये किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। तो डी वाला ही आपका यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपका है, कौन सा अधिगम मनोवैज्ञानिक है जिसने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व जो है वो नहीं दिया है? तो काफी बार एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। थॉर्नडाइक, पावलव, स्किनर या गुथरी, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो गुथरी आपका यहाँ पर सही होगा। गुथरी जो है इन्होंने पुरस्कार को महत्व जो है वो नहीं दिया है। और गुथरी जो है इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो समीपता का सिद्धांत जो है वो दिया था। इन्होंने बताया क्या था? इन्होंने कहा था कि उद्दीपक और जो अनुक्रिया है उसके मध्य जो अनुबंध है वो पुनर्वलन के आधार पर नहीं होता है बल्कि समीपता के आधार पर होता है। जबकि थॉर्नडाइक, पावलव और स्किनर जो है इन्होंने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें पुरस्कार को महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता जो है वो नहीं मिलती है? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता, पुरस्कार। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो शिशु के अधिगम को सहायता जिनसे नहीं मिलती है वो है स्कूल का बस्ता है। स्कूल के बस्ते से जो है आप कहेंगे
जो अधिगम है वो नहीं प्रभावित होगा ना, अनुकरण से बच्चा सीखता है, शिशु सीख के अधिगम को सहायता मिलती है, प्रेरणा से भी और पुरस्कार से भी। सी वाला यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अगला है 9वां प्रश्न, स्वकेंद्रित अवस्था कौन सी होती है? बालक के जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 से किशोरावस्था या किशोरावस्था में स्वकेंद्रित अवस्था कौन सी होती है? आंसर की बात करते हैं तो जो पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है, जिसको वैसे तो देखा जाए तो बाल्यावस्था का जो समय होता है 6 से 12 वाला, उसमें स्टार्टिंग के पीरियड को बोल दिया जाता है 6 से लेकर 9। पर बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं जो कि जो उत्तर शैशवावस्था का समय है, उसी को मानते हैं पूर्व बाल्यावस्था। तो उस आधार पर स्वकेंद्रित अवस्था हम सीधे अगर बात करें तो 3 से 6 वर्ष की जो है वो हो जाएगी। ये जो अवस्था है इसमें बालक अपने सुखों की प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है, इसलिए हम कहते हैं स्व-केंद्रित अवस्था। 10वां प्रश्न है, माँ-बाप के सहाय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किससे संबंधित होता है? किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या शैशवावस्था? कौन-सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर किशोरावस्था का जो प्रारंभिक समय होता है, यानी कि पूर्व किशोरावस्था, ये आपका जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 11 कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित होता है? अभ्यास कार्य से होता है, परिणाम की अपेक्षा से होता है, प्रशंसा से होता है या फिर तत्परता से होता है? बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा? सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम। तो अब थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए थे। तत्परता का नियम जो है वो आपका आता है, अभ्यास का नियम आता है। ये सब जो आपके नियम हैं वो किसमें आते हैं? ये आपके आते हैं प्राथमिक नियम में। और जो गौड़ नियम है उसमें आपके अलग आते हैं। तो ये आपका तत्परता के नियम में जो है आपका ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। 3 होते हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो इन चारों में से किशोरावस्था आपका सही होगा। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना जो है वो किशोरावस्था से जो है वो संबंधित है। 13 प्रश्न आपका है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये कथन जो है वो किसका है? गेट्स व अन्य का है, मॉर्गन और गिलीलैंड का है, स्किनर का है या क्रॉनबैक का है? क्रॉनबैक तो ऑप्शन नहीं है। इन तीनों में से बताइए कौन सा आपका जो है वो सही होगा? अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण। इस चीज़ को थोड़ा-सा अगर आप चाहें तो जोड़ से के भी याद कर सकते हैं कि जैसे कोई स्कूल का गेट हो गया, विद्यालय का गेट हो गया, वहाँ पर आप क्या करते हैं? अधिगम करने के लिए जाते हैं, यानी कि चीज़ों को सीखने के लिए जाते हैं। वहीं पर आप अनुभव भी प्राप्त करते हैं और वहीं पर ही आप प्रशिक्षण भी, यानी कि जो भी ट्रेनिंग है, वो भी प्राप्त करते हैं, अगर कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई स्कूल या विद्यालय या इंस्टीट्यूट जा रहे हैं। तो ये कहाँ पर आप जा रहे हैं? गेट पर जा रहे हैं, तो गेट से आप याद रख सकते हैं गेट्स व अन्य जो है उनका जो है ये कथन है। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। गेट्स व अन्य ने कहा था अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अगला प्रश्न 14 है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की वैयक्तिकता का आदर, पुरस्कार और दंड, प्रशंसा और भर्त्सना या फिर सभी? आंसर की बात करते हैं तो सीखने में प्रेरणा को हम किस रूप में उपयोगी मान सकते हैं? तो बालक की वैयक्तिकता का आदर, पुरस्कार और दंड, प्रशंसा और भर्त्सना, यानी कि सभी आपका आएगा, उपर्युक्त सभी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 15, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र जो है वो कौन सा होता है? मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु या वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु या मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 या वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु? तो ये प्लस वाले तो सीधे आपके कट जाएंगे। पी या सी में से कौन सा सही होगा? तो मल्टीप्लाइड आपका 100 होगा, क्योंकि बुद्धि लब्धि की बात की गई है। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। स्टर्न और कोहलमान जो है उन्होंने 1912 में बुद्धि लब्धि जो है, जिसे हम आईक्यू कहते हैं, इसका प्रतिपादन किया था। और जो टर्मेन थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात में 100 का जो है वो मल्टीप्लाइड जो है वो किया था। और बुद्धि लब्धि जो संप्रत्यय है उसको जो है वो विकसित किया था। मानसिक आयु को एमए यानी कि मेंटल एज लिखते हैं और वास्तविक आयु को करंट एज और मल्टीप्लाइड में 100 और बुद्धि लब्धि को आईक्यू हम ऑलरेडी कहते हैं। 16 प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास जो है उसके सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन आपका जो है वो कौन सा है?
पहला कह रहा है बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार ये जो चरण है इनका क्रम जो है वो बदला जा सकता है। दूसरा कह रहा है पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो चरणों में जो है वो आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर जो है वो होता है। तीसरा चौथा कह रहा है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। चौथा कह रहा है किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। तो बताइए कौन-सा इनमें से सही होगा? इसके साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार आगे भी प्रश्नों की प्रैक्टिस हम करते रहें। आंसर की बात करते हैं, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है कि किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये जो चरण है वो स्थिर है और यही आपसे यहाँ पर पूछ रहा था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में। बाकी सभी ऑप्शन को भी देख लीजिए कि सांस्कृतिक जो आधार है उनके अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है, तो बिल्कुल भी क्रम नहीं बदल सकते क्योंकि ऐज के अकॉर्डिंग ही है। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। तो ये सभी आपके ऑप्शन यहाँ से कट जाएँगे। अगला देखते हैं 17 नंबर प्रश्न कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान? ये भी आसान सा प्रश्न है क्योंकि ये भी टाइप का क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। तो सीखने की गति एकदम मंद हो जाती है या कह सकते हैं इसमें कोई उन्नति नहीं होती तो हम उसे कहते हैं सीखने का पठार। 18 प्रश्न है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं यानी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं, संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं या संवेगात्मक होते हैं? बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही यानी कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। जन्म से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो कहलाती है शैशवावस्था और इसमें शिशु अपने जो मूल प्रकृति है आप कह सकते हैं, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। जैसे गुस्सा आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति जो है वो व्यक्त करते हैं, खुश होने पर उसकी अभिव्यक्ति हँस के व्यक्त करते हैं, ये सारी चीज़ें। अगला देखते हैं 19 प्रश्न जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है, उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण या इनमें से कोई नहीं? कौन-सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से तो आपका पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और जो है वो शिक्षण। तो यहाँ पर बाकी जो ऑप्शन है कट जाएँगे जैसे व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण। देखिए क्रियात्मकता तो थोड़ी बहुत ज़रूरी हो सकती है, पर व्याख्यान विधि वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो ऑप्शन कट जाएगा। इसलिए आपका यहाँ पर फिर क्रियात्मकता के बारे में आपको सोच के फ़ायदा नहीं, ए वाला ऑप्शन ही यहाँ पर सही होगा। अगला है कोहलर इनमें से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत? कौन-सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। इन्होंने सीखने के सिद्धांत को गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के इनके जो सिद्धांत है उसको जाना जाता है या उसी के अंतर्गत ही आप कह सकते हैं आता है और जो सिद्धांत है इसको अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बाकी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रयोग इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। 21 प्रश्न है किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली-भाँति या भली प्रकार से सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए या उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। कौन-सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा यानी कि सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ए वाला यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा और बाकी सीखना आप जानते हैं प्रक्रिया सदैव और सर्वत्र चलती रहती है, कभी तेज होती है, कभी धीमी होती है। तो विद्यार्थी के सीखने में अगर स्थिरता आ रही है तो शिक्षक को इसे अधिगम प्रक्रिया की जो स्वाभाविक स्थिति है वो मानना चाहिए। 22 प्रश्न है अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहते हैं तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, बिल्कुल गलत है। कक्षा के अन्य जो विद्यार्थी हैं उनको उनसे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, बिल्कुल गलत है। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी या विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो इन दोनों में से बताइए कौन-सा ऑप्शन आपका सही होगा? अगर एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है। आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। कहीं न कहीं संगत का बहुत असर पड़ता है तो आपका यही वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 23 कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से या फिर परिणाम से? कौन-सा इनमें से सही होगा?
आंसर की बात करते हैं तो विकास का जो संबंध परिपक्वता से होता है, वैसा ही संबंध जो है उद्दीपन का होता है प्रतिक्रिया से। तो आपका आंसर यहाँ पर प्रतिक्रिया बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 24 किसी वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन जो है वो किसका है? डंबिल का है, रॉस का है, मन का है या मैकडूगल का है? कौन-सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो डंबिल आपका पहला ऑप्शन सही होगा। डंबिल का जो है कथन है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। अगला प्रश्न आपका है 25 अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने जो है वो किया? फ्रायड, युंग, मन या ऑलपोर्ट? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो युंग के ही द्वारा जो व्यक्तित्व है उसको 3 भागों में बाँटा गया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन युंग जो है वो सही होगा। 26 प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया में इनमें से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन या विषय वस्तु का कठिनाई स्तर? तो कौन सा सही होगा? गृह कार्य से मतलब नहीं है, विषय वस्तु के कठिनाई स्तर से मतलब नहीं है, अनुशासन यहाँ पर कट जाएगा, ए वाला सही होगा यानी कि विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता जो है वो जरूरी है। 27 प्रश्न है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान जो है उसकी आधारशिला किसने रखी थी? फ्रॉन्ज ब्रेंटानो ने, मैक्स वर्दीमन ने, एडगर रूबिन ने या फिर कुर्ट लेविन ने? बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने रखी थी मैक्स वर्दीमर और कोहलर और कोर्टकोफ का। और ऑप्शन में से कौन-सा सही होगा? तो डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं मैक्स वर्दीमर आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। बाकी डिटेल में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप आंसर तक पहुँचेंगे। 28 प्रश्न है इनमें से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याहान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि? कौन-सा इनमें से सही होगा? बताइए इन 4 ऑप्शन में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? आंसर की बात करते हैं तो तार्किक विधि आपका यहाँ पर सही होगा, बी वाला ऑप्शन। और अगर बात करें तार्किक विधि किसके से संबंधित है तो बौद्धिक क्षमता से संबंधित होता है। स्मृति के मापन के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बाकी प्रत्याहान विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि इन सब का यूज़ किया जाता है। 29 प्रश्न आपका सेकंड लास्ट है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से या फिर वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। कौन-सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो वाइगोस्की का मानना ऐसा था कि बालक में संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास 2 कारकों से होता है। पहला सामाजिक कारक होता है, दूसरा भाषा। तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से आप कहेंगे तो ये जो 2 कारक मैंने आपको बताया उनसे बालक में सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और जो सामाजिक कारक होते हैं उसके अंतर्गत बच्चों की वयस्क और जो समवयस्क हैं उनके साथ परस्पर क्रिया होती है और भाषा का विकास भी इसी कारक पर डिपेंड करता है। तो आप कहेंगे वाइगोस्की उनके अनुसार बच्चे जो है वो सीखते हैं। तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है सांख्यिकी जो है इसमें वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो क्या कहलाता है? स्तंभाकृति कहलाता है या फिर आवृत्ति बहुभुज कहलाता है, संचयी आवृत्ति कहलाता है या रेखा चित्र कहलाता है? तो बताइए कौन-सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन स्तंभाकृति जो है वो सही होगा। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा जो है वो दर्शाया जाता है, उसे हम कहते हैं स्तंभाकृति। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। एक प्रश्न आपके लिए भी जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती है, लक्ष्मी है, गंगा है या फिर यमुना है? ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।